डियर स्टूडेंट, टुडे हम पढ़ेंगे किसके बारे में। एक चैप्टर है आपका 9th क्लास का, थर्ड चैप्टर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज़ एटम एंड व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ एटम। एटम वर्ड क्या कहता है। एटम वर्ड सेज दैट आई एम नॉट डिवाइडेबल मीन्स मैं डिवाइडेबल नहीं हूँ। अब एटम से पढ़ने से पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मैटर के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब मैटर क्या है, मैटर क्या होता है, ये आपको सभी को पता है। मैटर के बारे में आपको सभी में पता है कि इस वर्ल्ड में या इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी जिसके पास क्या है, अपना मास है, और जिसके पास क्या है, जो क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है किसको, जो ऑक्यूपाइड करता है किसको, स्पेस को। जो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है, जिसके पास अपना क्या है, मास है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। मैटर हमारे पास 3 फॉर्म में आता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में तो आपने पढ़ लिया होगा फर्स्ट चैप्टर में। तो उसमें मैं इनके बारे में क्यों बताना चाह रही हूँ आपको, मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जो भी हमारे पास मैटर की क्या है, स्टेट्स हैं, उस स्टेट्स में अगर हम एक सॉलिड के मतलब एक सॉलिड अगर कोई सॉलिड लें या हम कोई लिक्विड लें या हम कोई गैसेस ही ले लें, इनमें में से कोई भी हम मैटर की कोई भी स्टेट लेते हैं, उन स्टेट को अगर हम फर्दर डिवाइड करते जाएं, फर्दर क्या करें, डिवाइड करें। अगर हम उनको फर्दर डिवाइड करते जाएं तो एक कंडीशन हमें ऐसी मिलेगी जिसके और ज़्यादा हमें फर्दर डिवाइडेशन या हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। उस स्टेज को, उस पार्टिकल का जो नेम होगा, उस पार्टिकल को का नाम हमने क्या दिया, एटम। तो हमने एटम के बारे में पढ़ना है कि मैटर के इतने हम टुकड़े करें, इतने हम उसको डिवाइड करें कि उसका और डिवाइड होना पॉसिबल ना हो। तो उस पार्टिकल का नाम हमने क्या दिया, एटम। अब ये तो था एटम। एटम क्या है, एटम कहता है आई एम नॉट डिवाइडेबल, आई एम इनडिविजिबल पार्टिकल। इनडिविजिबल मीन्स मेरा और ज़्यादा डिवाइड आप नहीं कर सकते। अब जो मॉलिक्यूल है, अब सेकंड जो है अपने पास वो है वर्ड क्या, मॉलिक्यूल। अब सेकंड मॉलिक्यूल क्या होता है, अगर हम एटम प्लस एटम प्लस एटम प्लस एन एटम मीन्स है नंबर ऑफ एटम्स, हम इतने नंबर ऑफ एटम्स को अगर मिलाते जाएं तो हमें एक फॉर्म मिलेगी, हमें एक पार्टिकल मिलेगा जिसका नाम हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। इससे पता लगा कि जो एटम है, मॉलिक्यूल है, ये क्या है, पार्टिकल है, पर इनकी फॉर्म जो क्या है, अलग अलग है। अगर एक सिंगल फॉर्म में है जिसको डिवाइड नहीं कर सकते तो उन्हें हम कहेंगे क्या, एटम। और जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं बट जो एटम से मिलकर बना है, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मीनिंग क्या है कि एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन होना चाहिए, कि हाँ एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, कांस्टेंट रेशो में जो जुड़े, उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। तो आप सभी को पता लगा कि एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। अब एटम को मॉलिक्यूल बनाने की शर्त क्या होती है, मॉलिक्यूल बनाने के लिए शर्त होती है कि हमारे पास कम से कम कितने एटम होने चाहिए, हमारे पास कम से कम 2 एटम्स होने चाहिए। 2 एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं। दैट मीन हमारे पास मॉलिक्यूल की क्या डेफिनेशन आती है, 2 एटम्स और more atom combined each other, then we say that it is molecule. That mean 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जब मिलते हैं, जब कंबाइंड होते हैं, तो उस कंडीशन को, उस पार्टिकल को हम नाम क्या देते हैं, मॉलिक्यूल्स। लाइक दैट, जैसे हाइड्रोजन एटम है हमारे पास,
प्लस ऑक्सीजन एटम है। हाइड्रोजन एटम मीन्स 2H2 प्लस O2। हम कंबाइंड करेंगे तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, किसके? वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास मिल जाएंगे। मीन्स ये हमारे पास क्या थे? ये हमारे पास क्या थे? एटम थे। एटम्स यहाँ पर भी अगर आप देखो ना कि जो हाइड्रोजन है वो H+H हाइड्रोजन भी है, वो जो H+H मतलब H2 मीन्स ये H2 भी क्या है? एक मॉलिक्यूल है। अगर देखो तो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल मिलकर भी क्या बन रहा है? मॉलिक्यूल बन रहा है ना। तो मॉलिक्यूल प्लस मॉलिक्यूल मिलकर भी क्या बन रहा है? मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल सेम, इसमें देखो H+H सेम है तो इसे हम कहेंगे क्या? एलिमेंट। अगर 2 सेम एटम मिलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं क्या? उनको हम नाम देते हैं क्या? एलिमेंट्स। मीन्स इससे ये एक और चीज़ मिलकर पता चली कि ये भी सेम है H2 तो ये भी एलिमेंट हुआ। O2 भी O+O ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन तो हमारे पास ये भी क्या हुआ? O2 भी क्या हुआ? एलिमेंट। बट जब हम यहाँ आते हैं तब ये सेम एटम्स नहीं होते, तब ये डिफरेंट एटम्स कह सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर हमें क्या बनाकर दे रहे हैं? कंपाउंड। तो हमने जो साइंटिस्ट आए 18th सेंचुरी में, जब साइंटिस्ट आए तब उन्होंने एक और चीज़ क्लियर की। क्या चीज़ क्लियर की उन्होंने? एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में भी बात को क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। उन्होंने बताया कि एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। यहाँ हमने एटम और मॉलिक्यूल के साथ साथ हमने क्या और पढ़ा? हमने पढ़ा कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या है। तो हमने यहाँ पर 2 चीज़ें सीख ली। एक हमने क्या सीखा? एलिमेंट, और दूसरा हमने क्या सीखा? कंपाउंड। तो आपको समझ लगी कि एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में हमने इकट्ठा आज सीख लिया, और मॉलिक्यूल्स और हमने एटम के बारे में भी सीख लिया। 2 चीज़ें हमें सीखने को मिली। उसके बाद जो साइंटिस्ट थे, उसके बाद जो हमारा जो चैप्टर मेनली जो स्टार्ट होता है वो महर्षि कनाद की कृपा है। महर्षि कनाद की कृपा से क्या हुआ? ये चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। तो महर्षि कनाद ये क्या कहते हैं? महर्षि कनाद जब आए थे, जब इंडियन जो थे, ये एक इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कनाद। तो महर्षि कनाद ने क्या बताया? महर्षि कनाद ने एक पोस्टुलेट्स दी। अब बच्चों को यही नहीं पता होता कि पोस्टुलेट होती क्या है। तो पोस्टुलेट ऐसी चीज़ होती है जिन्हें हम ट्रू फैक्ट्स कहते हैं, जिन्हें हमें एज इट इज़ मीन्स जैसी वो हैं वैसी ही एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। ऐसे ट्रू फैक्ट्स जिन्हें वो जैसे हैं वैसे ही हमें क्या करने पड़ते हैं? एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। जो हमें क्या है बिल्कुल उन्होंने क्या की हुई है? उन्होंने तो एक्सपेरिमेंटली इसको बेस्ड किया है, बट उन्होंने पोस्टुलेट बता दी कि हाँ ऐसा होता है तो होता ही है, इसे मानना ही पड़ेगा। अब वही बात महर्षि कनाद ने क्या बताया? महर्षि कनाद ने कहा कि मैटर के बारे में आपने सबने पढ़ा है। मैटर को अगर हम फर्दर डिवाइड करते जाएंगे तो फर्दर डिवाइड करने के बाद जो हमें एक स्टेज मिलेगी जिसका और डिवाइड नहीं किया, जैसे जो इनडिविजिबल पार्टिकल हमें जो मिलेगा, उस इनडिविजिबल पार्टिकल का नाम उन्होंने क्या दिया? परमाणु। क्या नाम दिया उन्होंने? परमाणु। अब परमाणु क्या है? हिंदी फिलोसोफर थे, इंडियन फिलोसोफर थे, तो उन्होंने अपनी जो डेफिनेशन थी वो भी हिंदी में दी, परमाणु। अब जो उसके बाद उन्होंने परमाणु की खोज कर दी। किसने परमाणु की खोज कर दी, या परमाणु के बारे में किसने बता दिया? महर्षि कनाद। कब बताया? लगभग 500 BC बिफोर क्रिश्चियंस, मतलब बिफोर क्रिश्चियन डेथ, 500 बिफोर क्रिश्चियन डेथ उन्होंने बताया कि महर्षि कनाद ने क्या बताया कि एक मैटर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक स्टेट या एक पार्टिकल हमें मिलेगा जिसका नाम उन्होंने क्या पुट कर दिया? परमाणु। अब उसके बाद जो ग्रीक फिलोसोफर आए,
हीरोइक फिलोसफर क्या कौन से थे? लगभग 18 सेंचुरी में आए थे, डेमोक्रिटस और लूसिपस और डेमोक्रिटस जो दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस परमाणु के बारे में स्टडी की और इसका जो नेम पुट कर दिया, इसको नेम्ड दिया, दे नेम्ड इट एटम वर्ड। क्या नेम दिया उन्होंने? एटम वर्ड का उन्होंने क्या किया? फर्स्ट बार एटम के बारे में जिसने बताया वो कौन थे? महर्षि कन्नाद। और उसी एटम को उन्होंने, उसी परमाणु को एटम नाम किसने दिया? ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस और लूसिपस ने। उसके बाद एक लगभग उसी 18 सेंचुरी में ही एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? एंटोन एल लेविशियर। जो एंटोन एल लेविशियर थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 लॉज दिए अपने। क्या दिए? 2 लॉज दिए। लॉज किस चीज़ के? इन्होंने 2 लॉज दिए केमिकल कॉम्बिनेशन की। अगर इन्होंने कहा कि जब हम एटम्स को मॉलिक्यूल्स में क्या करेंगे, हम जब एटम से क्या बनाएंगे, इसी एटम से जब हम क्या क्रिएट करेंगे, इसी एटम से जब हम मॉलिक्यूल्स क्रिएट करेंगे, तब हमें कुछ लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। अब क्या लॉज थे? लॉज फॉलो करने से पहले, लॉज फॉलो जो करने पड़ेंगे वो क्या थे? फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट मीन कि अगर हम एक एटम से मॉलिक्यूल्स, मतलब 2 एटम्स को मिलाकर क्या बना रहे हैं, जब हम मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जितने एटम हम लेंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स हमें क्या मिलेंगे? फाइंड होंगे। ऐसा नहीं है कि हमने एटम तो 3 ले लिए और मॉलिक्यूल हमें जो एक मिला उसका जो मास था, उसका जो वेट था, वो क्या था? कम था या ज़्यादा था। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हमने 4 ग्राम 4 + 4 ग्राम हमने एटम लिए हैं तो हमें जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो 8 ग्राम का होगा। उसका जो मास है वो कंजर्व रहेगा। दैट मीन अगर हम आइस की बात करें, वाटर की बात करें, तो वाटर से जब हम फ्रीज़ करेंगे वाटर को, तब हमें क्या मिलेगा? हमें आइस मिलेगी। बट अगर हम आइस और वाटर अगर वेट मेज़र करें तो दोनों का वेट क्या होगा? सेम होगा। मास अगर मेज़र करें तो दोनों का मास क्या होगा? सेम होगा। ऐसे ही हम अगर उसी वाटर को, उसी सॉलिड को, आइस को हम अगर गर्म करेंगे तो वाटर में चेंज होगी, और उसी को हम अगर गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगी? गैस में चेंज हो जाएगी। अब वो गैस में जब चेंज होगी तब उसका जो क्या है, उसका जो मास है वो कंजर्व रहेगा। मास कभी भी चेंज नहीं होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इस यूनिवर्स में जो भी मास है वो कंजर्व है किसी न किसी फॉर्म में, कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन कि हम ना मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही मास को हम क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट मीन ना तो खुद से कोई मास क्रिएट होता है, ना ही खुद से कोई मास डिस्ट्रॉय होता है। मतलब डिस्ट्रॉय होता ही नहीं है। एक मास को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। समझ आई? उसके बाद हमारे पास सेकंड जो आता है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्या मीनिंग है? दैट मीन मैंने अभी आपको बताया कि H2 + O हम बनाते हैं क्या? H2O, यही बनाते हैं हम। H2 + O जो है वो क्या बनाते हैं हम? H2O, मतलब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज कोल्ड वाटर, है ना। जब हम इसे क्रिएट करते हैं तो अब हमें जो है हाइड्रोजन, हम अगर H2 लेंगे, हम 2 एटम्स किसके लेंगे? हाइड्रोजन का, और 1 एटम किसका लेंगे? ऑक्सीजन का। तभी हमें क्या बनेगा? मतलब 2 एटम तो किसके हो गए? हाइड्रोजन के, और 1 एटम किसका हो गया? ऑक्सीजन का। तभी ये मिलकर क्या बनेंगे? H2O, है। ये तो हो गई किसके? नंबर ऑफ एटम्स की, नंबर ऑफ
एटम्स के हिसाब से। मीन्स इसका जो प्रपोर्शन होगा वो हमें क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट। अगर हम इस प्रपोर्शन को चेंज करते हैं, अगर मैं 1H लिख लूँ और 2 क्या ले लूँ, अगर मैं H1 ले लूँ और ऑक्सीजन क्या ले लूँ, 2 ले लूँ, तब ये क्या बनेगा, HO2। ये वाटर नहीं बनेगा, ये वाटर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला हमें फाइंड नहीं हुआ, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो वाटर का नहीं है। तो ये फॉर्मूला वाटर का नहीं है, तो ये प्रोपोर्शन मतलब ये जो फिक्स प्रोपोर्शन है इसे हम चेंज नहीं कर सकते। जैसा प्रोपोर्शन रहेगा वैसे रहेगा। अगर हम मास के अकॉर्डिंग देखें तो हाइड्रोजन का जो मास होता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, और ऑक्सीजन का मास अगर देखें तो ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16U। यही होता है यूनिट, मतलब 16 यूनिट होता है। 1 यूनिट होता है हाइड्रोजन का और 16 यूनिट होता है ऑक्सीजन का। अब हम क्या ले रहे हैं, H2 ले रहे हैं। H2 मीन्स कितने ले रहे हैं, H के 2 एटम्स ले रहे हैं। 2 एटम्स मीन्स एक एटम का अगर मास देखें तो 1U, अगर 2 का देखें तो 2U, और ऑक्सीजन हम ले रहे हैं 1। दैट मीन इसका मास कितना होगा, 16U। ये मान लो अभी आपको पता नहीं है बेटा, अभी आपने आगे इसके बारे में स्टडी करनी है, मास के बारे में। एक बार आप फिक्स याद कर लो कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1U और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16U। यूनिट होती है, जैसे ग्राम होता है वैसे ही मास जो ऑक्सीजन एटम्स की जो हम मास लेते हैं उसकी यूनिट हम क्या लेते हैं, यू में लेते हैं, यूनिट बोलते हैं जिसको, है ना। 2 यूनिट 16 यूनिट। अगर हम इसको हम कट करें, मान लो इसको रेशियो में लेते हैं, इसको हम कट करते हैं तो ये हो जाता है 2 1 ज़ा 2 और ये हमारे पास होता है 2 8 ज़ा 6। दैट मीन हमारे पास क्या रेशियो मिला, 1:8। अगर हम 1 ग्राम क्या लेंगे, हाइड्रोजन लें, 1 ग्राम हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितने ग्राम लेंगे, 8 ग्राम लेंगे। अगर हम ऑक्सीजन 8 ग्राम लें और हाइड्रोजन 1 ग्राम लें, तभी इससे हम क्या मिला बना सकेंगे, H2O। हाइड्रोजन H2O, दैट मीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बना है हमारे पास, वाटर मिला है। दैट मीन इसके लिए जो प्रपोर्शन होना चाहिए, जो रेशो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। अगर ये थोड़ा भी हिला, अगर ये थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्ब्ड हुआ, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ये जैसे आप ये देखते हो कि ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन बनता है O2। अगर मैं इसमें एक और ऑक्सीजन जोड़ दूँ, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या ऑक्सीजन ही बनेगी क्या, नहीं, ये क्या बन जाएगी, O3, जिसको आप क्या कहते हैं, ओजोन कहते हो। इसको आप क्या कहते हो, ओजोन कहते हो। समझ आई बेटा आपको? अगर समझ आया आज आपका इतना ही। कल आप आगे अपने और कंटिन्यू करेंगे, इससे आगे अगली वाली क्लास में आपको इससे नेक्स्ट चैप्टर का अगला पार्ट मिलेगा।